हेलो एवरीवन। पहले बात कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट कवर किया और जो सबसे फंडामेंटल एप्लीकेशन है दैट इज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, हमने वो कंप्लीटली स्टडी किया। उसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स आ जाते थे उसमें, जैसे कि हाउ टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, या फिर अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया गया है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो माइनर्स है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, माइनर्स, ठीक है, एंड कोफैक्टर्स। आज का पूरा लेक्चर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे ही बेस्ड होगा। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं माइनर से। माइनर का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, minor of an element aij, minor of an element aij, aij क्या है, तो element of ith row and jth column, okay, minor of an element aij in determinant is formed by deleting ith row and jth कॉलम। मतलब जिस रो एंड जिस कॉलम का ये एलिमेंट है, आपको उस पर्टिकुलर रो और उस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देना है। एंड देन एक्सपेंडिंग the remaining determinant, ठीक है। अगर हम ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो उसे डिलीट करने के बाद जो भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ इस तरह का डिटरमिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, और हमें निकालना है माइनर ऑफ, आप देख सकते हो ए आई जे का मतलब ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट। जहां पर ए आई जे क्या है, तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। यहां पर सारे एलिमेंट्स को ए आई जे रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कंसिडर करूं और इसका माइनर मुझे अगर निकालना है, तो इसका माइनर अगर मुझे निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो मुझे सबसे पहले फर्स्ट रो को डिलीट करना पड़ेगा और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए आई जे है तो हमें ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर देना होता है। सो a11 है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमारे पास एक छोटा सा डिटरमिनेंट बचेगा a22, a23, a32, a33, ठीक है। सो डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम एंड देन एक्सपेंडिंग द रिमेनिंग डिटरमिनेंट। तो रिमेनिंग डिटरमिनेंट क्या है, ये है रिमेनिंग डिटरमिनेंट। आप इसे एक्सपेंड कर दो, a22, a33 माइनस, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a32, a23, ये आ गया हमारा माइनर ऑफ a11। अगर हमें माइनर ऑफ a12 निकालना होता तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। अगर मुझे a22 का डिटरमिनेंट निकालना है तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा और इसका डिटरमिनेंट निकाल लूंगा। इज दैट क्लियर? हर एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। जितने यहां पर एलिमेंट होंगे डिटरमिनेंट में उतने ही इसके माइनर्स होंगे, ओके। सो माइनर इज डिनोटेड बाय माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij is denoted by mij। माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं, mij से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके। सो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन या फिर मैं आपको एक एग्जांपल, थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक डिटरमिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32,
A33. Okay, if determinant is this, then find the minors of principal diagonal elements. प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो हमें माइनर कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का। सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है? ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, राइट। ये है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लाइन में रो और कॉलम दोनों ही सेम है। सो A11, A22, A33 ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो अब इन्हीं का हमें माइनर और कोफैक्टर डिटरमाइन करना है। सो इसका माइनर कैसे डिटरमाइन करेंगे, ध्यान देना। सो माइनर ऑफ A11, ठीक है। माइनर ऑफ A11 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? M11 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सोचे माइनर ऑफ A22 जो कि प्रिंसिपल डायगोनल का सेकंड एलिमेंट है, क्या होगा? M22। एंड माइनर ऑफ A33 क्या होगा? M33। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम इनके वैल्यूज को निकाल लेते हैं। M11 का क्या वैल्यू होगा देखते हैं। M11 के लिए मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा और एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसे हम एक्सपैंड कर लेते हैं। सो लिख देता हूं मैं पहले A22, A23, A32, A33। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, मैंने लिख दिया। M22 के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर हम डिलीट करते हैं तो ये चार एलिमेंट्स बचेंगे हमारे पास। लिख देते हैं हम A11, A13, A31, A33। अब M33 अगर हमें निकालना है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे और हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। सो लिख देते हैं हम यहाँ पर A11, A12, A21, A22 और इन्हें हम एक्सपैंड कर देंगे अब, ठीक है। सो इन्हें एक्सपैंड कैसे करेंगे? वही R वाला मेथड। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार। सो A22, A33 माइनस A23, A32। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो A11, A33 माइनस A31, A13। यहां पर भी उसी तरीके से करना है हमें, ठीक है। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लो जल्दी से। ये क्रिस क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर पाऊं प्रॉपरली, इसी वजह से मैंने इतना कचरा कर दिया इसे, ठीक है। आपको रफली नहीं करना, प्रॉपरली जैसा है ये डिटर्मिनेंट वैसा ही रखना है। ज्यादा क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो मेंटली करो आप। अब ओके, ठीक, रब करो होगा। कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A I J इज डिनोटेड बाय या तो आप इसको AIJ लिख सकते हो या फिर आप इसे CIJ लिख सकते हो। दोनों ही मेथड सही है। NCERT पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो इस फॉर्म में दिया गया है और RD शर्मा में जो दिया गया है वो CIJ दिया गया है, ठीक है। शायद RD शर्मा या फिर कोई और रेफरेंस बुक है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट CIJ भी मैंने देखा हुआ है। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ और कैपिटल CIJ।
ठीक है। अब कोफैक्टर होता क्या है, तो यहां पर जो आपको ए आई जे मिलेगा वो एक्चुअली -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स एम आई जे ही होता है। एम आई जे वही है माइनर, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना है ith रो और jth कॉलम का, तो आप उसका माइनर निकाल दो और जस्ट उसके साइड में आप -1 रेज टू द पावर आई प्लस जे कर दो, आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। यानी कि जिसे माइनर निकालना आता है वो कोफैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? सीधी सी बात है, अगर आई प्लस जे ऑड नंबर आएगा तो -1 रेज टू द पावर ऑड -1 हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। सम अगर ऑड है तो माइनस लग जाएगा, सम अगर इवन है तो यहां पर प्लस रह जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे अब हम। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। थर्ड कॉलम का हमें कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले A13 निकालेंगे, फिर हम A23 निकालेंगे और फिर हम A33 निकालेंगे। तो मैंने कॉलम 3 थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मैंने यहां पर लिख दिया भाई। इज दैट क्लियर? अब A13 क्या होगा, तो सबसे पहले तो -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3, यहां पर -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3, यहां पर -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3। साइड में क्या आएगा M13, यहां पर आएगा M23 और यहां पर आएगा M33। माइनर निकालना सभी को आता है, अभी अभी सिखाया था मैंने माइनर निकालना, ठीक है। तो माइनर निकालते हैं फटाफट सबका। तो m सबसे पहले -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, -1 रेज टू द पावर 4 क्या हो जाता है, सिंपली M13 आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 होता है, -1 रेज टू द पावर 5 ऑड नंबर आ रहा है, तो -1 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा -1, यानी कि -M23 हो जाएगा ये। और 3 प्लस 3 6 होता है, सो M33 हो जाएगा। यानी कि सम अगर ऑड है तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ये साइन कन्वेंशन डिटरमिनेंट की तरह ही होता है, ठीक है। डिटरमिनेंट में अभी आपको पता था भाई, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, इसके एड्रेस का जो सम होता है वो हमेशा इवन होता है। इसी वजह से डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस एंड कोफैक्टर्स जो है ना वो सेम होंगे। देखो यहाँ पर A13 और M13 दोनों ही सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 13 डायगोनल के ऊपर लाई करता है। A11 हो, A22 हो, A33 हो, इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एड्रेस का सम है वो इवन है, इसमें भी एड्रेस का जो सम है वो इवन है। लेकिन ये जो चार प्लेसेस हैं जो कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस केस में क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर ऑपोजिट साइंस का होगा। जैसे आप ये देख सकते हो 2-3, A23 डायगोनल में लाई नहीं करता, तो माइनर और कोफैक्टर बस माइनस का फर्क होता है दोनों में, ठीक है। अगर A23 यहां पर कोफैक्टर है तो वो -A23 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सो M13 निकालते हैं। तो M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे यहां पर, तो यहां पर बचेगा A21, A22, A31, A32 विच इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर दें आप इसको, A21, A32 माइनस A31, A22। आप ट्राई करो एक बार प्लीज, थोड़ा सा टाइम लो, आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर निकालो, पॉज करो और सिंप्लीफाई करो इसे, ठीक है। अभी तक नहीं किया तो कर लो जल्दी से, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। चलो, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है। सो M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ये चार एलिमेंट्स A11, A12, A31, A32, ठीक है। मल्टीप्लाई करें अब इन दोनों को, अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, A11, A32 माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं A31, A12। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, जल्दी कर रहा हूं मैं अब इसे, ठीक है।
सो यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 A21 A22, एक्सपेंड करेंगे तो A11 A22 माइनस A21 A12. सो दीज आर माइनस एंड कोफैक्टर्स. अच्छा मैंने एक गलती करी है यहाँ पे मुझे माइनस का साइन लगाना था, लगाया नहीं मैंने, है ना. माइनस बाहर आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस आएगा. ठीक है, ये मिस्टेक कर दिया मैंने. अब आप इस माइनस को अंदर प्लेस कर दो. A31 A12 माइनस A11 A32. ओके, बस नोट कर लें इसे. ओके, अब कर रहा हूं. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके, फाइंड माइनस एंड को फैक्टर्स of first column in the following matrices. Okay, example. So पहला मैट्रिक्स हम ले लेते हैं. फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ले रहा हूं. डिटर्मिनेंट in the following determinant. Okay, so यहाँ पर है 2 3 1 4. ऑर्डर 2 का एक डिटर्मिनेंट है और हमने यहाँ पर एक ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट ले लिया. 3 1 2 माइनस 1 2 3 2 1 2. ओके, यहाँ पर भी मैंने माइनस प्लेस कर दिया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर. सो M11 और हमें निकालना है M21. हमें फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है. M11 एंड M21. M11 के लिए मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो क्या बच रहा है? 4. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें क्या बचेगा? 4. M21 फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है. क्या बच रहा है? 3. आ गया. कोफैक्टर निकालते हैं. सो ये था माइनर. अब आते हैं कोफैक्टर्स. A11 A21. A11 में क्या हो जाएगा? माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1. देन माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1. और यहां पर आ जाएगा M11 और यहां पर आ जाएगा M21. M11 की वैल्यू क्या है? निकाल चुके हम. इट्स 4. सो माइनस 1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाता है? 2. माइनस 1 रेज टू द पावर 2 क्या आता है? 1. सो 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4. यहां पर माइनस 1 रेज टू द पावर ऑड नंबर यानी कि माइनस 1 इंटू M21 हमें ऑलरेडी मिल चुका है 3. सो ये हो गया -3. डन. यहां पर करते हैं अब M11 देन M21 देन M31. M11 के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं. 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1. M21 के लिए क्या करना होगा हमें? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे. 1 2 1 2 बच रहा है. ठीक है, 1 2 जा 2 माइनस 1 2 जा 2 0. A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे हम. 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं. 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1. ओके, अब हम निकालेंगे कोफैक्टर. ठीक है, ये माइनर था. सबसे पहले कोफैक्टर में निकालते हैं. A11 देन A21 देन A31. ओके, सो A11 क्या होगा? ध्यान देना.
a11 का मतलब -1 रेज टू द पावर 1 + 1, यहाँ पर -1 रेज टू द पावर 2 + 1, यहाँ पर -1 रेज टू द पावर 3 + 1। फिर हमें लिखना होता है m11 या m21 या m31 विच इज इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर 1 + 1 -1 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, जो कि हमें 1 देता है। तो 1 इंटू m11 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। -1 रेज टू द पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा बस m21 का। m21 तो वैसे ही 0 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम। -1 रेज टू द पावर 3 + 1, -1 रेज टू द पावर 4, -1 रेज टू द पावर 4 क्या होता है 1, 1 इंटू m31, m31 क्या है -1, 1 इंटू -1 -1। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसे आप नोट कर लो। इसे नोट कर लें एक बार आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ नोट्स होंगे, ठीक है। माइनर्स और कोफैक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मैं नोट के अंदर एनक्लोज करता हूं, ठीक है। तो नोट, सबसे पहला, आपको पता है कि अगर डिटरमिनेंट कुछ इस तरह का है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो अगर इस डिटरमिनेंट के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं तो कितने कोफैक्टर्स या फिर माइनर हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली बात है 9 कोफैक्टर्स या फिर माइनर हो सकते हैं। इट विल हैव इधर 9 कोफैक्टर्स और 9 माइनर्स, ठीक है। इसके लिए अलग माइनर और कोफैक्टर, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, सभी के लिए होगा ना। तो अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स या फिर कोफैक्टर, और अगर 4 एलिमेंट्स है तो 4 माइनर्स या फिर कोफैक्टर्स। यानी कि इफ determinant has n elements, then numbers of minors or cofactors will be n। ओके, अगर उसके अंदर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ माइनर्स या फिर कोफैक्टर्स कितने होंगे? n। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा था कि जब आपके पास ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स था या फिर ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट था, तो जो माइनर और कोफैक्टर होता है वो एक ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट होता है ना। आपने एक्सपेंड किया था a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, है ना। अगर मैं a11 का माइनर निकालना चाहता हूं तो क्या करते थे हम? इन दोनों को डिलीट कर देते थे। m11 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर एक डिटरमिनेंट आता था a22, a23, a32, a33, राइट। और अगर ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है a11, a12, a21, a22, और यहां पर अगर मैं m11 निकालना चाहूं माइनर ऑफ a11, देन यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद a22 आता है। आगे बात समझ में, ठीक है। a22 एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, बट इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसका आउटपुट a22 ही आ जाता है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो माइनर होगा या फिर जो कोफैक्टर होगा वो ऑर्डर 1 का होगा डिटरमिनेंट, ठीक है, वो ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट होगा। अगर ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स होंगे वो ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट होगा। तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट जितने भी ऑर्डर का होता है उससे जस्ट एक कम ऑर्डर का माइनर या फिर कोफैक्टर होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इफ अ डिटरमिनेंट is of order n by n, then its minor or cofactors
will be formed by evaluating determinant of order n minus 1. ठीक है, if a determinant is of order n by n, then its minor or cofactor will be formed by evaluating determinant of order n minus 1. Is that clear? ठीक है, उससे एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करके या फिर एक्सपैंड करके हमें माइनर या फिर कोफैक्टर मिलेगा. ठीक है, ओके. अच्छा, एक खास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे बताने से पहले एक बार मैं डिटर्मिनेंट लिखना चाहूंगा. ऑर्डर 3 का कोई भी एक मैट्रिक्स कंसिडर करके हम उसका डिटर्मिनेंट एक बार निकालते हैं. लेट इट बी A11 A12, यहां नहीं लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं. A11 A12 A13 A21 A22 से बार बार लिख रहा हूं, बार बार मिटाना पड़ रहा है. ठीक है, ये हर बार यूज में आ रहा है, मैं बार बार मिटा दे रहा हूं इसे. सो इस मैट्रिक्स को हमने लिख दिया, सॉरी इस डिटर्मिनेंट को हमने लिख दिया. इसे हम इवेल्युएट करते हैं, इसे हम एक्सपैंड करते हैं. किसी भी रो या फिर कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर लो. एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो R1 के अबाउट हम इसे एक्सपैंड करने वाले हैं. कैसे होगा ये? सो हमने लिख दिया सबसे पहले A11 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये छोटा सा एक डिटर्मिनेंट आएगा A22 A23 A32 A33. ओके, देन सेकेंड एलिमेंट क्या है? -A12. ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, तो यहां पर A21 A23 A31 A33 आ रहा है. थर्ड एलिमेंट पे आ जाते हैं, प्लस A13 टाइम्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, तो क्या आ रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अगर डिलीट करते हो तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे. A21 A22 A31 A32. तो फाइनली हमारे पास ये स्टफ आ रहा है. अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक है यहाँ पर. क्या? मैंने यहाँ पर A11 लिख दिया. भाई इस स्टफ को देखो, क्या ये M11 है? मुझे लगता है ये M11 है, ये M12 है और ये M13 है. क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आता है वो M11 होता है, -A12 टाइम्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. ठीक है, अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो M12 होता है. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो M13 होता है. यानी कि डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं, A11 M11 -A12 M12 प्लस A13 M13 होता है. राइट? अच्छा, एक और सरप्राइजिंग फैक्ट मुझे देखना है यहाँ पर जो नजर आ रहा है मुझे. मैं ऐसा करता हूं, इसे -1 + 1 इंटू M11 लिख देता हूं. लिख सकते हैं, बिकॉज -1 * 1 + 1 क्या होता है? 2. -1 * 2 -1 * 2 का मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे. अच्छा, इसे मैं लिख देता हूं +A12 टाइम्स -1 * 1 + 2. 1 + 2 अगर हम करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3 -1 * 3 -1 * 3 क्या हो जाता है? -1 हो जाता है, वो यहां पर है माइनस. उसके बाद ये आ गया और प्लस A13 टाइम्स -1 की पावर 1 + 3 टाइम्स M13. सही है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये A11 है, कोफैक्टर 11, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j Mij. इसका जो एड्रेस होता है वही -1 के पावर में ऐड होता है.
सो यहाँ पर 1 1 था तो -1 के पावर है 1 + 1 है, यानी कि ये को फैक्टर है। ठीक है, कौन सा एड्रेस का? A11 का, प्लस A12 टाइम्स यहां पर आ जाता है A12 प्लस A13 टाइम्स यहां पर आ जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ और नहीं, R1 के एलिमेंट्स को अगर हम उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? तो अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है? पहले रो के सारे एलिमेंट्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अगर हम ये कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। इज दैट क्लियर? सो यहीं से हमें एक और प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपने R1 के अबाउट किया है ना, R1 के सारे एलिमेंट्स उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिलता है। अगर आप कॉलम 1 को उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। कॉलम 2 को भी अगर इसी तरीके से उन्हीं के एलिमेंट्स उन्हीं के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपको वही मिलने वाला है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालने का टोटल अगर कोफैक्टर के टर्म्स में सोचा जाए तो हमारे पास 6 प्रोसेसेस है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो डिटर्मिनेंट। सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट। उसी तरह से थर्ड रो, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस तरीके से 6 प्रोसेसेस हैं कोफैक्टर को यूज करके डिटर्मिनेंट निकालने का। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding cofactors, है ना? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, ये हमें क्या देगा? डिटर्मिनेंट। ओके, इसे नोट कर लो। इस प्रूफ को अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रूफ को एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद लिखना। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है। हाँ, मैं एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A11 प्लस A12 प्लस A13 इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ AIJ। समेशन का मतलब क्या होता है? ये ऐड करने के लिए होता है, यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर जो रखोगे 1 1 तो यहां पर भी 1 1, देन समेशन का साइन प्लस 1 2 1 2, देन अगेन समेशन का साइन प्लस 1 3 इस तरीके से। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसे। उसके बाद लास्ट एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स खत्म हो जाएगा। रब कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ना एक फैक्ट नजर आ रहा है यहां पे, क्या कि हमने पहले रो के एलिमेंट्स को पहले रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट मिला। एक काम करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। या फिर ऐसा कर लो कि सेकंड रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। मतलब अलग रो के एलिमेंट्स को अलग रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। सेम रो और सेम रो के एलिमेंट्स को सेम रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे तो डिटर्मिनेंट मिलता है।
ठीक है। बट अगर हम किसी और रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स ऑफ R1 यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि देखो R1 का कोफैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, A11, A12, A13 हम आसानी से देख सकते हैं। A11 क्या है तो एग्जैक्टली ये है। A12 क्या है तो माइनस ऑफ दिस। A13 क्या है तो ये। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ R1 इनटू एलिमेंट्स ऑफ R2 करके देखते हैं हम। ठीक है, सो R2 के एलिमेंट्स क्या क्या है तो A21, इसका कोफैक्टर A11 प्लस A22 इंटू A12 प्लस A23 इंटू A13 करके देखते हैं ना। इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, सो A21 गिरा हुआ डिटरमिनेंट पहला, A22, A33, A32, A33 प्लस A12 टाइम्स A22 टाइम्स, ये डिटरमिनेंट आपको पिक करना है यहां से, लेकिन माइनस साइन के साथ है ना। माइनस तो कोफैक्टर के अंदर छुपा हुआ होता है, तो माइनस साइन के साथ A21, A23, A31, A33 प्लस A23 टाइम्स ये कोफैक्टर यहां से A21, A22, A31, A32। ओके, अब देखते हैं इसको एक्सपैंड करके। सो A21 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो A22 इंटू A33 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A32, A33। देखना बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट एक आएगा, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी होने वाला है, इसी वजह से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। माइनस A22 टाइम्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो A21, A33 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A31, A23 प्लस A23 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट A21, A32 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट A31, A22। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं A21, A22, A33। ठीक है, माइनस A21 इससे मल्टीप्लाई होगा तो A21, A32, A33 राइट, माइनस अब इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो A22, A21, A33 राइट। माइनस A22 अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, A22 टाइम्स 10 प्लस A23 इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस A23, A31, A22। ओके, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। देखो यहां पर A21 है, यहां पर A22 है। अब ढूंढते हैं A21 और A22 कहां है। यहां पर A21 है बट A22 प्रेजेंट नहीं है। यहां पर A21 है और A22 भी है, A33 है और यहां पर भी A33 है। मतलब ये दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है, माइनस में ये प्लस में कैंसिल। ग्रेट, अब देखते हैं A21 और A32। तो A21 यहां पर नहीं है, A21 यहां पर है और 32 भी चाहिए हमें। अच्छा 32 भी यहां पर मिल गया है, ठीक है, बट एक्चुअली यहां पर 33 नहीं होगा, हमने यहीं पर मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 2 होगा एक्चुअली, यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी 2 आएगा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ही सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है 0। अगर हमें ये 0 दे रहा है तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी और रो के कोफैक्टर्स को किसी और रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दो अलग अलग रो को अगर हम यूज करें, किसी एक रो से हम कोफैक्टर और किसी एक रो का हम एलिमेंट को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में जो हमें डिटर्मिनेंट
तो नहीं मिलेगा, हमें एक्चुअली जो वैल्यू है वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with cofactors of any other row or column is 0। ओके, किसी और रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। यानी कि A11 को अगर मैं A21 के साथ, A12 को अगर 22 के साथ, A13 को अगर A23 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर को फैक्टर्स ऑफ R2 और जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स आर ऑफ R1। ठीक है, सिमिलरली कॉलम्स के साथ भी है, किसी और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसे। इसका प्रूफ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका प्रूफ नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए मैं एक बार ऑर्डर 2 का भी इस तरीके से सॉल्व करके दिखा देता हूं। A11, A12, A13, सॉरी A21, A22। ठीक है, एक काम करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ R1 को मल्टीप्लाई करते हैं को फैक्टर ऑफ R2 के साथ। ठीक है, एलिमेंट ऑफ R1 यानी कि A11 A21 के साथ प्लस A12 को हम A22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A11 टाइम्स -1 रेज टू द पावर 2 + 1 टाइम्स M21 प्लस A12 टाइम्स -1 रेज टू द पावर 2 + 2 टाइम्स M22। A11 देखो, -1 रेज टू द पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। -1 रेज टू द पावर 3 क्या हो जाता है? -1, ये माइनस यहां पर आ गया। M21 का मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को हम भूल जाते हैं, ये आ गया A12 प्लस A12 टाइम्स -1 रेज टू द पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। ओके, सो ये आ जाएगा 1। M22 का मतलब क्या हो जाएगा? M22 का मतलब इन दोनों को रिमूव कर दो आप, A11 आ जाएगा। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए ना, 0 आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, इवैल्यूएट 1 1 1 x y z y z z x x y by using cofactor of थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके इसे इवैल्यूएट करना है। इज दैट क्लियर? स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। थर्ड कॉलम में सबसे पहला एलिमेंट क्या है? तो A13 इंटू कैपिटल A13। कैपिटल A13 क्या है? कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। मैंने बता रखा है थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हमें एक्चुअली, तो ही हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा। प्लस
ए, इसका एड्रेस क्या है 2 3 टाइम्स ए 2 3 प्लस इसका एड्रेस क्या है ए 3 3 टाइम्स ए 3 3। ओके, अब A13 की वैल्यू क्या है वाई जेड। अच्छा A13 यहां पर क्या होगा तो -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 प्लस A23 की वैल्यू क्या है ZX, और यहां पर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है तो यहाँ पर -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 टाइम्स M23 आ जाएगा। क्लियर? प्लस अब यहां पर A33 है, राइट? A33 की वैल्यू क्या है एक्स वाई -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 M33। A33 का मतलब क्या होता है लिख दिया हमने माइनर के टर्म्स में। ओके, अब वाई जेड -1 रेज टू द पावर इवन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख देंगे। -1 रेज टू द पावर ऑड 3 प्लस 2 5, सो साइन चेंज -ZX टाइम्स M23, और यहां पर -1 रेज टू द पावर इवन है, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब M13 क्या होगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर दो तो क्या आ जाता है आपके पास, ये डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये डिटर्मिनेंट क्या होगा Z माइनस वाई माइनस ZX टाइम M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1x 1z बचेगा। ओके, सो 1 इंटू z माइनस 1 इंटू x प्लस XY टाइम्स। ठीक है, अब M33 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 इंटू y माइनस x इंटू 1 x। ग्रेट, अब मल्टीप्लाई करें YZ² माइनस Y²Z, इसे हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ZX इंटू Z क्या हो जाएगा Z² x हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस ZX इंटू x क्या हो जाएगा ZX² हो जाएगा। ओके, प्लस XY इंटू y XY² माइनस X²Y। देखो ये फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है, हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, बट उसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको वो बताता हूं। आप इनमें से कोई भी एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लो, x या फिर y या फिर z, ठीक है, तो हम कर लेते हैं सिलेक्ट x। ठीक है, अब जब आपने x सिलेक्ट कर लिया ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप x² वाले टर्म्स को अलग कर लो। यहाँ पर x² वाले टर्म कौन कौन से हैं, तो ये x² वाले टर्म है, ये x² वाला टर्म है, तो आप इन्हें अलग कर लें। फिर आप सिर्फ x वाले टर्म्स को अलग कर लें, तो सिर्फ x वाले टर्म्स है, ये x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है। प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिख लेता हूं और माइनस वाले को बाद में लिख लिया। x² वाले को पहले अलग कर लिया मैंने, x² वाले को, ठीक है, ये x² वाला टर्म है, देन मैंने x वाले टर्म को अलग कर दिया। अब बिना x वाले टर्म्स को हम अलग कर देते हैं, प्लस YZ² माइनस Y²Z। क्लियर? अब यहां से आप x² कॉमन निकाल लो, तो यहां पर z माइनस वाई बच जाएगा, राइट? यहां से आप x कॉमन निकाल लो, तो यहां पर y माइनस Y² माइनस Z² बच जाएगा। और यहां से अगर कुछ कॉमन आ रहा है निकाल लेते हैं हम, ठीक है, यहां से YZ कॉमन आ रहा है, सो यहां पर बच जाता है z माइनस वाई। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आप z माइनस वाई से लिख दो, इसे फैक्टराइज कर सकते हैं वैसे इसे हम y माइनस जेड होल इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, है ना। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी होता है, वो फॉर्मूला लगाया हमने। YZ टाइम्स Z माइनस वाई हो गया। यहाँ पे देखो, यहां पर Z माइनस वाई है, यहां पर Z माइनस वाई है, लेकिन ये Y माइनस Z है, तो यहां से माइनस आप बाहर कर दो,
एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, माइनस हमने बाहर कर दिया तो जेड माइनस वाई आ गया ये, और ये वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, जेड माइनस वाई कॉमन निकाल लिया सभी से, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर बच गया, यहां पर एक्स बच जाएगा और ये टर्म बच जाएगा y प्लस जेड, देन यहां पर बच जाएगा सिर्फ y z। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करें, z माइनस वाई टाइम्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड आ जाता है। बस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट रब कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमें क्या मिल चुका है, z माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई है ना, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, हमने x कॉमन निकाल दिया यहां पे, तो यहां पर x माइनस वाई बच जाता है, माइनस, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में z कॉमन है, तो आप यहां से z कॉमन निकाल लो, तो यहां पर x माइनस वाई आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन है ना, तो हमने क्या कर दिया, यहां से हमने x माइनस वाई निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, z माइन, यहां से अगर हम x माइनस वाई दोनों से निकाल लेते हैं तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर x बच जाएगा और यहां पर क्या बच जाएगा, z बच जाएगा, और ये आ चुका है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, और क्या यूज किया हमने, कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। ओके, थैंक यू।